है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद यह अहम जानकारी दी जा रही है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, warm welcome to the ministers for the briefing. After the briefing, we will take some questions. Over to the honorable minister. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यानी 1 जून को बैठक हुई। हमेशा बैठक बुधवार को होती है, लेकिन आज दूसरे कार्यकाल का ये पहली कैबिनेट, दूसरे कार्यकाल की 1 साल पूरे होने पर पहली कैबिनेट की मीटिंग है, इसलिए ये सोमवार को आज हुई है, पहला कामकाज का दिन है। तो इसके आज नितिन गडकरी जी है साथ में, जो मुख्य एमएसएमई के बारे में बहुत सारे निर्णय है, और तोमर जी है, एग्रीकल्चर के बारे में निर्णय है। मैं शुरू में जो निर्णय हुआ उसका एक अंश आपके सामने पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज सोमवार 1 जून 2020 को संपन्न हुई। केंद्र सरकार द्वारा अपने दूसरे वर्ष के कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक थी। बैठक में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत की मेहनती किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेडी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एसएमए कहा जाता है, एमएसएमई, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के एमएसएमई की भूमिका को शीघ्र पहचान लिया। इसलिए एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। इस पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र को न केवल पर्याप्त आवंटन किया गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के में कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है। कई प्रमुख घोषणाओं से संबंधित क्रियान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप भी तैयार किया है। यह महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन है। यह व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है और ये एमएसएमई क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। जो एमएसएमई संकट में है उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। ये एमएसएमई को ऋण इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह की सहूलत पहली दफा मिल रही है एमएसएमई उद्योगों को। एमएसएमई की परिभाषा में बढ़ोतरी और परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया, क्योंकि जब पैकेज घोषित किया था तो एक संशोधन दिया था, लेकिन आज इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा
100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संशोधन हुआ है। पैकेज की 13 मई 2020 को घोषणा के बाद अनेक प्रतिनिधियों से मिले और घोषित संशोधन अब भी बाजार और मूल्य निर्धारण की स्थिति के अनुरूप नहीं है, इसे ऊपर की तरफ और संशोधित किया जाना चाहिए, इस तरह का फीडबैक आया। इन आवेदनों को सुनते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम एवं मैन्युफैक्चरिंग सेवा इकाइयों की सीमा को और बढ़ाने का निर्णय किया। अब यह 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का कारोबार की सीमा होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में कारोबार को एमएसएमई के इकाइयों की किसी भी श्रेणी के लिए टर्नओवर की गणना में नहीं गिना जाएगा, चाहे वह सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम हो। शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेडी पटरी वाले, ठेले वाले, छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले, इसके लिए ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। ये योजना लंबे समय तक चलेगी क्योंकि कामकाज फिर शुरू कर सके और अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सके। इस योजना के 50 लाख से अधिक पटरी सामान बेचने वाले ठेला वाले, हॉकर और रेडी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। इनके द्वारा क्या क्या बेचा जाता है मालूम है आपको? सब्जी है, फल है, तैयार खाद्य पदार्थ है, चाय, पकोड़ा, ब्रेड, अंडा, कपड़ा, चप्पल, किताब, स्टेशनरी की आपूर्ति, बहुत सारे वस्तुएं यहाँ बेची जाती है, हम खरीदते हैं। इसके अंतर्गत सलून, मोची, लॉन्ड्री और पान की दुकानें भी आएगी। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है। इसी के तहत इन्हें तत्क्षण सहयोग हेतु ये ऋण की योजना शुरू की गई है ताकि अविलंब ये अपने व्यापार को गति दे सके। स्थानीय शहरी निकाय इस योजना में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा। शायद भारतीय इतिहास में पहली दफा आजादी के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है, जबकि फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रेताओं को आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कठिनाई ना हो तथा जिन्हें इसका लाभ मिलना है उन तक यह सही ढंग से पहुंचे, इसके लिए मंत्रालय, बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की अहम जिम्मेदारी एवं भूमिका तय की गई है। साथ ही इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे, इसके लिए पोर्टल, मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए हैं। सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य काम में भी करने का फैसला हुआ है। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन एक वेब पोर्टल के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए इट विल बी येट अनदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यह आईटी प्लेटफॉर्म मदद करेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को इससे बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और क्षमताओं के विकास के लिए भी ये राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से शहरी विकास मंत्रालय एक क्षमता विकास एवं वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम भी शुरू करेगा, जो महत्वपूर्ण है। सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किए, जो पहले पैकेज के समय नहीं बताया था, लेकिन आज पहले नया फैसला है और बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है।
खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों के CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी तोमर जी बताएंगे। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है और किसानों में इसमें ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत, ये दोनों फायदे उसको मिलेंगे। किसानों को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच अल्पकालिक कृषि कर्ज की ब्याज में 2% और अदायगी में 3% का फायदा होगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को 7% से कर्जा मिलता है। इसमें 3 लाख रुपए तक के लोन पर 2% बैंक ब्याज की छूट सरकार देगी और समय पर भुगतान पर 3% का फायदा मिलेगा। इसका मतलब 4% में 3 लाख तक का कर्जा मिलेगा। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी तोहफा है। ब्याज में छूट की योजना किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज सहित अल्पकालीन फसल कर्ज के देने के मकसद से शुरू की गई है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बहुत से किसान अल्पकालिक जो क्रॉप लोन होता है उसके अदायगी के लिए बैंक नहीं जा सके। इसको ध्यान रखते हुए कैबिनेट ने जो निर्णय किया है उससे करोड़ों किसानों का लाभ होगा। गरीब ही इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन की शुरुआत से ही सरकार सबसे ज्यादा गरीब लोगों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील रही है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद 2 दिन में पहला 1,70,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने तक, गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने से लेकर पीएम किसान के तहत करोड़ों किसानों को किस्त के रूप में मदद जैसे कदम उठाए गए हैं। इससे एक ऐसे बहुत बड़े गरीब तबके का फायदा मिला है जिसे लॉकडाउन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता, और अगर सरकार फौरी तौर पर ऐसे कदम न उठाती तो यह तकलीफ बहुत होती। ये घोषणाएं नहीं रही, कुछ ही दिनों के भीतर करोड़ों लोगों तक सीधे तौर पर नकदी अथवा वस्तु रूप में मदद पहुंचाई गई। 80 लाख टन से ज्यादा अनाज पहुंचाया गया। सभी बाकी पैसा जो देना था वो डीबीटी के माध्यम से दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ऐसे लोगों को भी खाद्यान्न जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी देने का व्यवस्था किया। मकान के लिए रियायती किराए वाली नई योजना गृह निर्माण की और ऐसे ही तमाम अन्य कदमों की घोषणा की गई है। किसानों के कल्याण को लेकर व्यापक सुधारों का ऐलान किया गया है। किसानों को उन जंजीरों से मुक्त किया है, क्योंकि वो सुधार इतने महत्वपूर्ण है एपीएमसी को लेकर। क्यों किसानों को उन जंजीरों से मुक्त जिसमें वे जकड़े थे और उनकी आमदनी को बढ़ाने के उपाय अब किए गए हैं। इसके अलावा खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश का भी प्रस्ताव है। खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे मछली पालन को भी वित्तीय मदद दी गई है। भारत सरकार ने हर मोड़ पर समाज के सबसे जरूरतमंद तबके के साथ एकजुटता दर्शाई और उसकी मदद की है। तो ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और ये तीनों फैसले किसानों के लिए, समर्थन मूल्य का भी फैसला, ऋण के बारे में फैसला और एमएसएमई लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मंझले उद्योग का ये किया है। दोनों मंत्री आपके समक्ष है। मैं नितिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएंगे। माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और उपस्थित मित्रों, आज मंत्रिपरिषद की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
और उस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित आम आदमी को राहत और मदद देने की दृष्टि से निर्णय किए गए। उन निर्णयों की कुछ झलक माननीय प्रकाश जी ने अपने वक्तव्य में दी है। मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप सभी और सारा देश इस बात का साक्षी है कि वायरस का संकट के समय भी जब लॉकडाउन रहा उस समय भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर गांव और गरीब किसान निर्णयों के केंद्र में हमेशा रहा। चाहे गरीब कल्याण योजना के माध्यम से राहत देने का सवाल हो या कृषि के क्षेत्र में कामकाज न रुके इस दृष्टि से अनुमतियां देने का सवाल हो। जब लॉकडाउन घोषित हुआ उसी समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी, लेकिन कटाई का सवाल हो, उपार्जन का सवाल हो, मशीन की आवाजाही की अनुमति हो, मशीन मरम्मत के लिए वर्कशॉप की खोलने का सवाल हो, हर मामले पर सरकार ने संवेदनशीलता के साथ विचार किया और उसी का परिणाम है कि किसान ने प्रतिकूलता के मौके पर भी फसल कटाई का काम पूरा किया और इस बार बम्पर पैदावार करके किसान ने देश को समर्पित की है। सरकार उपार्जन के प्रति भी काफ़ी गंभीर थी और इसलिए उपार्जन की प्रक्रिया अभी चली रही है, लेकिन आज दिनांक तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष ये 342 मीट्रिक टन थी। धान की खरीद 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष ये 90 लाख मीट्रिक टन थी। दलहन और तिलहन की खरीद अभी चल रही है और अभी 16.07 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। ये गत वर्ष 15 लाख मीट्रिक टन थी। आप सबके ध्यान में है कि 18-19 में सरकार ने एक निर्णय किया था कि किसान को उसके उत्पादन में लागत का कम से कम 50% मुनाफा मिलना चाहिए। स्वामीनाथन साहब ने एक अध्ययन के बाद अपनी रिकमेंडेशन की थी और ये रिकमेंडेशन काफ़ी देश में घूमती रही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन रिकमेंडेशनों को स्वीकार भी किया गया और अमल भी किया गया। और पिछले बार रबी की जो दरें घोषित की गई थी उन्हीं दरों पर ये जो मैंने बताया कि उपार्जन का काम हुआ है। आज फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो रिकमेंडेशन है 14 फसलों के लिए वो आ गई हैं, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचाराधीन थी और आज मंत्रिपरिषद ने उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रिड को देखेंगे तो ये इसमें भी 50% मुनाफा हो, इस दृष्टि से 2620 घोषित की गई है। बाजरा को अगर हम देखेंगे तो 150 उस 83% को ध्यान में रखते हुए 2150 घोषित किया गया है। ऐसे ही रागी में 50% की वृद्धि है, मक्का में 53% की वृद्धि है, तूर अरहर में 58% की वृद्धि है, मूंग में 50% की वृद्धि है, उड़द में 64% की वृद्धि है, मूंगफली में 50% की वृद्धि है, सूरजमुखी में 50% की वृद्धि है,
सोयाबीन में 50% की वृद्धि है, तिल में 50% की वृद्धि है, राम तिल में 50% की वृद्धि है और कपास में 50% की वृद्धि है। यह जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, यह सामान्य तौर पर एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है जिसमें वो लोग मिलकर कृषक की उत्पादन में जो लागत आ रही है और लागत के समय जो जो चीज़ें उपयोग होती हैं, चाहे वो बीज की कीमत हो, खाद की कीमत हो, मानव का श्रम हो, बैल का श्रम हो, मशीन का खर्चा हो, डीजल हो, बाकी सारी चीज़ों को जोड़कर वो ये तय करते हैं कि लागत कितनी आ रही है और उसके ऊपर समर्थन मूल्य कम से कम 50% और उससे अधिक, जैसे मैंने 64 भी बताया, 83 भी बताया, इतना प्रतिशत उसमें बढ़ा है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को बड़ी मात्रा में अगले बार होने वाला है। से भी ब्याज छूट स्कीम के बारे में माननीय प्रकाश जी ने जिक्र किया था, तो ये ब्याज छूट योजना भारत सरकार की है। बैंकों का ब्याज हम लोगों को मालूम है कि 9% है। भारत सरकार 2% की अपनी तरफ से सब्सिडी देती है, तो 7% ब्याज पर किसान को कर्ज मिलता है और अगर किसान समय पर उसको चुका दे तो 3% की सब्सिडी उसे और मिलती है। तो ऐसे कुल मिला के अगर समय पर किसान अपना फसली ऋण चुकाने में सफल होता है तो किसान को 4% ब्याज पर कर्ज मिलता है। इस बार आपको ध्यान है कि 31 मार्च भी लॉकडाउन की स्थिति में था, तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि 31 मई तक शायद ये ठीक ठाक स्थिति आ जाएगी, लेकिन अभी भी सामान्य स्थिति नहीं है और इसलिए पहले चरण में 31 मई तक उनको छूट दी थी कि वो अपना पैसा जमा कर दें, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि कई जगह खरीद का काम भी चल रहा है, कई जगह बैंक में जाना थोड़ा दुर्लभ भी हो रहा है। इसलिए किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। 31 अगस्त तक जो किसान अपने ऋण की अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा। मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है और इस दिशा में प्रधानमंत्री जी निरंतर सोचते भी रहते हैं। गत वर्ष का भी अगर हम देखेंगे तो सब्सिडी के रूप में 28,000 करोड़ रुपया किसानों के हित में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर किसान की जेब में जाता है। तो इस बार ये थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पिछले बार 28,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की स्थिति आई थी। तो यह ब्याज छूट योजना के अंतर्गत देश भर का किसान ये सोच रहा था कि 31 मार्च को नहीं हो पाया, फिर उसको आशा बंधी 31 मई, लेकिन 31 मई को भी वो अवसर नहीं आ पाया, तो इसलिए फिर 31 अगस्त तक की ये छूट प्रदान की गई है। यह निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। मुख्य रूप से मुझे इतना ही कहना है, बाकी नितिन जी आए हैं। हमारे देश के जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता है वो 48% एक्सपोर्ट हमारे स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है। हमारे देश में अभी तक 6 करोड़ एमएसएमई है और इसके आधार पर आज मोटे तौर पर जो आंकड़ेवारी उपलब्ध है उससे 11 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स एमएसएमई ने दी है। इस एमएसएमई की कोई मूलभूत समस्याएं भी थी और आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय आज हुए हैं और निश्चित रूप से ये निर्णय देश के औद्योगिक विकास में बहुत ऐतिहासिक बदल करेंगे। आपको पता होगा कि 2006 में एक एक्ट पास करके एमएसएमई की व्याख्या की गई थी और वो व्याख्या जो थी वो उसके बाद घोषणा और उसमें आज का बदल, 3 बातों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एग्जिस्टिंग यानी सबसे पहले पुराना जो बात थी
उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों अलग किए गए थे और उसमें माइक्रो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट यानी टर्म लोन जो होता है जिसमें इक्विपमेंट एंड फिक्स मशीनरी जो होती है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट वो माइक्रो में 25 लाख थी और टर्नओवर जो था वो 10 लाख का था। अब माइक्रो में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई और टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ, 10 लाख का एकदम 5 करोड़ हो गया। बाद में आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है। फिर दूसरा सेक्टर था स्मॉल सेक्टर। हाँ, एक नई बात हुई है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है उसको दोनों को एक कर दिया है, ये अब अलग अलग नहीं रहे। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी वो 10 करोड़ की हुई है और जो टर्नओवर 2 करोड़ का था वो अब 50 करोड़ का हुआ है, यानी 25 गुना बढ़ा है। जो मीडियम इंडस्ट्रीज थी उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ थी और टर्नओवर 5 करोड़ का था। जो घोषणा हुई 13 मई को जो पैकेज हुआ था उसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी 20 करोड़ की और टर्नओवर हुआ था 100 करोड़ का। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ क्योंकि हमने अलग अलग एसोसिएशन से जब इंटरेक्शन किया और अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन से इंटरेक्शन करने के बाद सबने हमें ये कहा कि ये जो टर्न लिमिट है ये बढ़ानी चाहिए और जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग वो टर्नओवर इससे निकाल देना चाहिए। तो आज हमने उनकी बात भारत सरकार ने स्वीकार की और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग में निर्णय हुआ कि अब जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी इक्विपमेंट में वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई और जो टर्नओवर था जो 100 करोड़ हुआ था वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इससे बाहर हो गया और ये लिमिट बढ़ गई है और इसके कारण बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर में होगा। ये जो डिमांड थी ये पूरी हुई है और इससे निश्चित रूप से हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी और एमएसएमई के करके जो एडवांटेज है वो सभी प्रायोरिटी के रूप में हमारे इंडस्ट्री को मिलेंगे और इससे नए रोजगार भी निर्माण होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में इनका सहभाग भी अच्छा होगा। दूसरे दो महत्वपूर्ण निर्णय जिसके बारे में आज फिर से डिटेल में उसका भी प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया। रिजर्व बैंक ने एक यूके सिन्हा कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने 2 रिकमेंडेशंस उनके भी उस समय थे। आज उसके ऊपर आज हमारे मीटिंग में फाइनल उसका निर्णय हुआ है। 2 थे, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई। ये डिस्ट्रेस एसेट फंड जो है, आपको पता है कि एमएसएमई इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रही है और आपको ये याद होगा कि मैंने मार्च में पार्लियामेंट में शायद 12 या 13 मार्च के दरमियान एक जवाब दिया था। तब हमारे बैंकिंग सेक्टर ने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था और ये मुदत 31 मार्च में थी। बाद में आदरणीय वित्त मंत्री जी की अनुमति से ये मुदत हमने 31 दिसंबर तक की है और इसमें करीब 25 लाख एमएसएमई जो अड़चन में है उनका रिस्ट्रक्चर होने की उम्मीद है। अब ये जो फंड ऑफ फंड हमने जो क्रिएट किया हुआ है ये बहुत ही आधार पर जो कमजोर एमएसएमई है, जो आर्थिक दृष्टि से एनपी अकाउंट हो गया है, बंद पड़ी हुई है, उनके कारण सबसे बड़ा इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा, उससे वो इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी। ये डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड जो बनाया गया है ये 4000 करोड़ का है जिसके लिए आज अनुमति मिली है। अब ये 4000 करोड़ में आपको पता होगा कि एमएसएमई की कोई भी स्कीम जो बैंक लोन देती है तो पहले भारत सरकार, हमारा विभाग अगर 1 लाख करोड़ का अगर लोन देती है तो उससे 1.5% यानी 1500 करोड़ हम लोग CGTMSE करके एक इंश्योरेंस ट्रस्ट है, हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% लोन की गारंटी लेता है। तो ये जो 4000 करोड़ रुपए है, ये जो फंड मंजूर हुआ है,
इसको वैसे 10 गुना होना चाहिए, पर ये स्ट्रेस एसेट है, एनपीए में आए हैं, रिस्क है थोड़ी, तो 5 गुना करके ये होगा 20,000 करोड़ का। और ये 20,000 करोड़ का फंड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जिस एमएसएमई कोई ऋण जो है, इसको उनको हर जो अड़चन में आई है, प्रेजेंटली जो हमारे एनपीए के नॉर्म्स है, इसमें रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी में ये बैठते नहीं। तो उस यूनिट को प्रोप्राइटर के गारंटी पर हम मैक्सिमम 75 लाख और कुल निवेश के यानी जितना उसने लिया उससे 15%, जो ज्यादा होगा उतने पैसे उसको देंगे और ये पैसे भारत सरकार की ओर से इस फंड से जाएंगे। ये ऐड होने के बाद जो एनपीए के नॉर्म्स में जो अकाउंट नहीं बैठ रहा था उसका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और बंद हुई एमएसएमई चालू हो जाएगी। तो करीब इसका 2 लाख एमएसएमई यूनिट को फिर से शुरू करने में, जो वो विशेष रूप से डिस्ट्रेस में है, उनको इसका फायदा होगा। और ये फंड की आज मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है और ये 20,000 करोड़ ये फंड का उपयोग होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट निर्णय ऐसा हुआ है कि विशेष रूप से आपको पता है कि हमारे बड़े इंडस्ट्री जो होती है, जो आप 3 बातों में वर्ल्ड में इकोनॉमी में चर्चा होती है, इंश्योरेंस इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी। और ये जो बड़े इंडस्ट्री है, इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लोग लेते हैं, खरीदते हैं, ये आपको पता है। एमएसएमई को ये सहूलियत नहीं थी, तो अभी हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है और इस फंड को बाकी के फंड ऐड करके ये 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। और जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करती है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, आपको याद होगा कि बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में मैंने 20 एमएसएमई को कैपिटल मार्केट के लिए उसका लॉन्चिंग किया था। तो अब कुछ एमएसएमई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, उन्हें बैंक के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम उनको पहले ही उनके फंड के लिए हम उसमें हमारी इक्विटी खरीदी करेंगे। वो मैक्सिमम 15% है, जो भी है उसकी फंड उसमें हम खरीद सकते हैं और ये इक्विटी के कारण उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। और फिर वो जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो उनका जो 10 रुपए का शेयर है उसमें हमने खरीद लिया तो उस ताकत में देगी उसको, और उसके बाद में उसका शेयर कभी 25 का होगा, कभी 30 का होगा, कभी 40 का होगा। और शेयर मार्केट आपको पता है, तो जैसे वो शेयर अगर 30-40 का होगा तो हम अपने शेयर बेच देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे और दूसरे को पैसे देंगे। तो इस प्रकार से जो अच्छे यूनिट्स हैं, जिनका बैलेंस शीट अच्छी है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जिनका रेटिंग अच्छा है और जिनका जीएसटी रिकॉर्ड, टर्नओवर रिकॉर्ड बैंक का अच्छा है, ऐसे लोगों को हम क्राइटेरिया करके इस प्रकार का मार्केट में जिनका लिस्टिंग हो सकता है, ऐसे एमएसएमई को हम पूरा ताकत देंगे और इसके कारण ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और ये यूनिट भी स्ट्रांग बनेगी। तो ये 2 फंड है, क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई, जिसका आज 50,000 करोड़ की शुरुआत होगी और ये रिवॉल्विंग फंड होते होते मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोचता हूँ 3-4 साल में ये 2 लाख करोड़ भी हो सकता है। तो ये एक को दिया, एक से निकाला, दूसरे को दिया, दूसरे से तीसरे को दिया, धीरे धीरे हमारी एमएसएमई ये शेयर मार्केट की तरफ, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाएगी और जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे उनको बाहर से फिर जनता उसमें निवेश करेगी और एक बहुत अच्छा गेटवे इसके कारण ओपन हुआ है। तो ये दोनों निर्णय फंड्स के बारे में, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा ये फंड ऑफ फंड, और उसके साथ एमएसएमई की डेफिनेशन बदलने का जो निर्णय हुआ है, ये अपने आप में आज तक के इतिहास में, ये 2006 में था, बहुत बार ये डेफिनेशन बदलने के प्रयास किए गए थे पर वो संभव नहीं हुए। इस बार पूरी तरह प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरा सपोर्ट किया, वित्त मंत्री जी ने किया और मैं एमएसएमई मंत्री होने के नाते देश के तमाम उद्योजकों की ओर से, जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा रोजगार निर्माण करता है, जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है और जो डिपार्टमेंट देश की वेल्थ में बैकबोन है, ऐसे डिपार्टमेंट में इन लोगों को स्ट्रांग करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में, इस संकट के समय में निश्चित रूप से उपयोगी होंगे और आएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन इस विभाग का मंत्री होने के नाते इन तीनों निर्णय के लिए करता हूँ। बहुत धन्यवाद नितिन जी। रेडी पटरी वालों के लिए जो पहली दफा ऐसी स्कीम बनी है कि 10,000 रुपए
उनको बहुत सहूलत से ऋण मिलेगा, उस योजना का नाम भी तय हुआ है। वो है पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। सो ये एक नाम दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम स्वनिधि बहुत लोकप्रिय होगा। जैसे दोनों ने बताया, किसानों के लिए और एमएसएमई के लिए बहुत अहम फैसले हुए हैं। अब उन्हीं मुद्दों पर आपको कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए, क्योंकि बाकी सवालों के लिए हम आपके स्टूडियो में यानी वर्चुअली अभी आते हैं, तो आते हैं तब चर्चा कर ही सकते हैं। नंबर 18। गडकरी साहब, मेरा सवाल यह है कि जो एमएसएमई की परिभाषा 250 करोड़ रुपए की गई है और इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी जो स्कीम थी उसमें 100 करोड़ रुपए की बात की गई थी, तो क्या 250 करोड़ रुपए वालों को भी फायदा मिलेगा? और दूसरा सवाल यह है कि डिस्ट्रेस फंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1 जुलाई से ये व्याख्या, क्योंकि हमारी सॉफ्टवेयर और मैंने जल्दी करने की कोशिश की थी, पर वो साधारणतः इसको पूरा ये करने के लिए 1 जुलाई से, आज ऑर्डिनेंस पर मैंने फाइल पर सही कर दी है, कल उसका और ये निकल जाएगा नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन। 1 जुलाई के बाद इस स्कीम का फायदा होगा। ये जो फंड के बारे में आपने बात की है, इसके बारे में स्वाभाविक रूप से ये जो हम इक्विटी के रूप में दे रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो भारत सरकार का फंड है, तो वो लगाने के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ, पर वो कम से कम लगाने की कोशिश करेंगे। वो जो उसके लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वही लगेगा। देखिए, वो जो 3 लाख करोड़ जो फंड हमने दिया है, वो जिनका 100 करोड़ तक टर्नओवर है और जिनको 25 करोड़ के टर्म लोन है, उन्हीं को 3 लाख करोड़ का फायदा होगा। ये 250 करोड़ और ये विदाउट कोलैटरल, ये आपको 20% लोन मिलेगा।